नमस्कार सभी को। अ, सबसे पहले रेस्पेक्टेड जॉइंट डायरेक्टर एससीईआरटी हरियाणा, आवर ईटी विंग हेड श्री मनोज कौशिक जी, सभी डाइट से हमारे साथ जुड़े हुए डाइट फैकल्टीज, सभी सहयोगी और सभी जो है गणित अध्यापकगण पूरे हरियाणा प्रदेश से, और हमारे साथ जुड़ी हुई थिंक टैक टीम से रुचि गोयल मैम, आप सभी का आज की इस वर्चुअल मीटिंग में मैं स्वागत करती हूँ। और आगे बढ़ते हुए आज की इस मीटिंग के एजेंडास पर जो है कुछ इन शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ किस तरह से हमारे सेशंस रहेंगे। सबसे पहले हमें हमारी मोटिवेशन श्री मनोज कौशिक जी जो है हमें एड्रेस करेंगे, हमारे साथ थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज की जो मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज हैं उनका जो है लाइव डेमोस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद सबमिशन प्रोसेस आप सबके साथ में शेयर किया जाएगा, और अंत में जो है सभी दोनों विषयों के सबमिशन से संबंधित भी और एक्टिविटी से संबंधित भी प्रश्न लिए जाएंगे। तो आप सभी से जो है अनुरोध है, सबसे पहले तो आप जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप उसको नोट डाउन कर लें, और जब क्वेश्चन आंसर सेशन रहे तभी आप जो है अपने आप को अनम्यूट करें। तब तक आप अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि सेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, और जो भी जानकारियां आपके लिए आज हम लेकर आए हैं स्टेम मंच 3 सेशन के दौरान, वो आप सभी तक जो है सही तरीके से पहुंचे। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी टीविंग हेड श्री मनोज कौशिक सर को। वेलकम सर। थैंक यू अनिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का इस साइंस और मैथमेटिक्स के स्टेम मंच में मैं स्वागत करता हूं एससीईआरटी की तरफ से। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे साइंस और मैथ्स के वो सभी टीचर्स जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 को साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उन सभी के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ये जो प्रोग्राम है, इसको डिजाइन करने के पीछे हमारी एनईपी 2020 की उस रिकमेंडेशन को हम पॉइंट आउट करेंगे, जिसके तहत जबकि क्लासरूम टीचिंग लर्निंग चल रही होती है उस समय मैक्सिमम एक्टिविटी बेस्ड और क्लासरूम को एंगेज करने की कोई ऐसे एक्टिविटी वहां पर शो करेंगे जिससे कि न केवल करिकुलम जो है, जो बुक्स में लिखा हुआ है वो ट्रांजेक्ट हो, बल्कि उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है और जो स्किल है वो भी उनके अंदर पहुंचनी चाहिए। तो साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम हर महीने जो है एक दिन साइंस के लिए और एक दिन मैथमेटिक्स के लिए देते हैं। हमारा प्रयास ये है कि यहाँ से दिखाई गई जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज एक्चुअली 6, 7, 8 के सिलेबस से ली गई है, और जो मंथ चल रहा है मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेबस के ऊपर ही आधारित है वो। तो उन एक्टिविटीज को लेकर आप सभी अपने क्लासरूम में जरूर इसको रिप्लिकेट करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमारे सभी डाइट्स और सभी हमारे स्कूल मेंटर्स, टीम मेंटर्स जो है, जो इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो मेंटरिंग के दौरान या क्लासरूम विजिट के दौरान इस बात को जरूर इंश्योर करेंगे कि हमारे साइंस और मैथ्स के सभी अध्यापक जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देख रहे होंगे, और अपने बच्चों के साथ में इन एक्टिविटी को एज पर प्रोसीजर, जो हमने कंप्लीट प्रोसीजर जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्हें शेयर किया हुआ है, उसके अनुसार करेंगे। तो दीक्षा के ऊपर इस प्रोजेक्ट को न केवल वो अपना परफॉर्म करने के बाद सबमिट करेंगे, बल्कि जो स्टेप्स बताए गए हैं उसके साथ साथ उनको उनको रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराए गए। तो अगर आपको डिटेल में एक्टिविटी की वीडियो देखनी है वो भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो प्रोसेस के स्टेप्स का पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है, एक्टिविटी की बुकलेट भी वहां पर है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि न केवल आप इस प्रोग्राम को लाइव देख के, और हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं एससीईआरटी की टीम की तरफ से, रुचि जी, उनसे न केवल आप डिस्कस करें कि भाई इस एक्टिविटी के अंदर कोई डाउट है या कोई आप एड ऑन एक्टिविटी चाहते हैं, बल्कि हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारी टीम को ये भी बताएं कि अगर आप भी यहाँ से एससीईआरटी की तरफ से लाइव जो है अपनी एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं,
किसी भी एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट आप कर सकते हैं। वो 6 से लेकर 10th के सिलेबस की होनी चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स की होनी चाहिए, ताकि हम उसको अपने इस स्टेम मंच का पार्ट बना सके। तो हम उन सभी साइंस टीचर्स और मैथ्स टीचर्स को इनवाइट करना चाहेंगे जो अपने पास जिनके पास कुछ एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है, और जो ये चाहते हैं कि वो एक लार्जर ऑडियंस के साथ बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज प्रोग्राम। हम वेलकम करते हैं रुचि जी का। आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर जो फोकस रहेगा, और जो 3 एक्टिविटीज हमने एज अ प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी दीक्षा पे, उन्हीं एक्टिविटी को आपके सामने धीरे धीरे ये डिटेल में समझाते हुए एक्सप्लेन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग इसे देख के और अपनी क्वेरीज को नोट कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप, अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड एक्टिविटी है तो उसके बारे में बताएं, और अगर कहीं कुछ देखने में और समझने में कोई चीज रह गई हो तो आप इनसे लास्ट में डिस्कस करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और अब जो है स्टेम मंच जो 3 है, इससे पहले स्टेम मंच 1 और स्टेम मंच 2 की हमारी 3 एक्टिविटीज रही हैं मैथमेटिक्स की। आज हम केवल मैथमेटिक्स एक्टिविटीज पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो एक्टिविटीज रहेंगी, जिनके बारे में रुचि मैम जो है अभी डेमो देने वाले हैं एक्टिविटीज पर, वो है शेप चेंजिंग टेबल, दूसरा है ट्रांसवर्सल एंगल्स, और तीसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये तीनों एक्टिविटीज ऑलरेडी दीक्षा ऐप पर लाइव हैं, और ये 15 सितंबर से 15 अगस्त तक, 15 अक्टूबर तक जो है लाइव रहने वाली हैं। आपको हम समझते हैं कि एक्टिविटीज के रिगार्डिंग क्या आगे के प्रोसीजर्स रहेंगे, हम आगे लेकर के चलेंगे। अभी हम रुचि मैम को आमंत्रित करते हैं। रुचि। तो मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन हम शुरू करते हैं मैथ्स की एक्टिविटीज से। हमारी जो पहली एक्टिविटी रहेगी, जैसा कि अनीता मैम ने आपको बताया, शेप चेंजिंग टेबल, जो कि छठी क्लास पे निर्धारित है। तो उसके लिए हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 4 कट पीसेस लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने 4 यहाँ पे कट पीसेस लिए हैं। तो ये 4 कट पीसेस को बनाने के लिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सिंपल चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो आप कोई भी शीट को लेके उसको ऐसे कलर कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सिंपल मटेरियल जो भी घर पे अवेलेबल है, आप उससे ये कर सकते हैं। कोई भी, अगर आपके पास A4 साइज शीट है, मैं आशा करती हूँ सबके घरों में A4 साइज शीट रहता ही है, तो A4 साइज शीट से आप ये अलग अलग कलर के ऐसे 4 कट पीसेस बना सकते हैं, जो कि आपको पूरा वीडियो में अच्छे से हमने दिखाया हुआ है, जो कि आपके दीक्षा पोर्टल पे है। इस तरीके से ये 4 कट पीसेस हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए 4 कट पीसेस रंग करे हैं, क्रेयॉन से करे हैं, और 4 कट पीसेस मैंने कलर पेपर से लिए हैं। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं इनको, या तो कलर करके या फिर आप चार्ट पेपर की मदद से ये बना सकते हैं। इससे हम लोग का जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उस चीज के, उसमें निर्धारित टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके आइए समझते हैं इनको। तो जो मेरे ये 4 कट पीसेस हैं, 4 कट पीसेस में जो मेरा एक कट पीस है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप जब ये चारों कट पीसेस की बात करेंगे तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये 4 कट पीसेस है क्या। हम बेसिकली इस एक्टिविटी के से हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, जितनी भी हमारी अलग अलग तरीके की शेप्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं ये पूछे, आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये क्या शेप है और इसे हम क्या कहते हैं, इसके कितने साइड हैं, इसके कितने कोने हैं, कितने वर्टिसेस हैं, इन सब के बारे में आप बच्चे से बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बच्चे से पूछें तो क्या है, यहाँ पे इसके 4 साइड्स हैं, एक ये, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये और इधर साइड। तो 4 इसके साइड्स हैं, और जो शेप जिसकी 4 साइड्स होती है उनको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसी तरीके से ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के क्वाड्रिलेटरल रहते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, अलग अलग तरीके के हैं। इसकी साइड्स के बारे में जानते हुए और एंगल के बारे में जानते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है।
सो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके चारों साइड अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप स्केल की मदद से, रूलर की मदद से इनको नापेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये चारों ही साइड बराबर नहीं है। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स बराबर नहीं होते उसे हम एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इरेगुलर मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। सो इस तरीके से जो ये चौथा कट पीस मैंने लिया है ये एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से मैं एक एक करके आपको सारी शेप्स दिखाती हूँ। एक कट पीस मैंने ये लिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से तो ये कट पीस है। और इसमें अगर मैं बात करूं, आप देख पा रहे हैं कितनी साइड्स है इसकी। जैसे कि देख पा रहे हैं, एक ये है और एक ये साइड है आपकी और एक ये नीचे वाली साइड है। तो इस तरीके से आपकी इसमें तीन साइड्स है। और जिसमें तीन साइड्स होती है, तीन कोने रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये हम पूछ सकते हैं बच्चों से और इसको हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीन साइड्स रहते हैं और तीन इसके कोने रहते हैं। ट्रायंगल के बारे में बात करते हुए हम लोग यहाँ से बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार से हम उनका डिवीजन हमने कर रखा है, एंगल के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे, और क्या क्या इनका नाम है। तो अगर आप रूलर की मदद से इसको नापेंगे, रूलर की मदद से नाप के आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल है, ये एक आइसोसेलेस क्वाड्रिलेटरल है, या फिर ये आपका एक इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से साइड्स और इसके एंगल्स के बारे में जानने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। आगे बढ़ते हुए मेरे पास जो तीसरा कट पीस है वो कुछ इस तरीके का है। इसके भी जैसे आप देख पा रहे हैं, इसकी चार साइड्स है और इसके चार कोने हैं, एक दो तीन चार। तो जिस शेप के चार कोने रहते हैं और चार साइड रहते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है इसको जानने के लिए आइए हम इसके साइड्स के बारे में बात करते हैं। आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि इसके चारों साइड्स बराबर नहीं है। इस तरीके से अगर आप समझेंगे कि एक साइड यहाँ पे ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, और इस तरीके से कि कौन कितना साइड है, और चारों यहाँ पे बराबर नहीं है, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। साइड्स की मदद से और एंगल की मदद से भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो चौथा कट पीस है वो कुछ ऐसा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें भी आपकी चार साइड्स हैं और चार इसकी कोनियां हैं। चार कोनियां और चार साइड जिसकी होती है हमें इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और नापने के बाद हम ये जान सकते हैं कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है कि इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। सो इस तरीके से चार इन शेप्स के बारे में जानने के बाद, चार शेप्स के बारे में जानने के बाद हम आपसे हम बच्चे से ये बोल सकते हैं कि आप इन चारों को जोड़ते हुए, इन चारों की मदद से आप एक ट्रायंगल बनाइए। तो हम इन चारों की यूज करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। आइए देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अलग अलग तरीके से जब इसको अरेंज करेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हम शेप्स बना सकते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने अभी यहाँ पे जो ये बड़ा वाला कट पीस है इसको ऊपर रखा है, दो वाले कट पीस को यहाँ रखा है। आप बच्चे को टाइम दे सकते हैं 15-20 मिनट। जब बच्चा इसको पूरा एक्सप्लोर कर लेगा तो बच्चे को जब आप ट्रायंगल बनाने को बोलेंगे तो वो जो इसका रिजल्ट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ट्रायंगल की शेप है। ये ग्रीन वाला कट पीस लास्ट वाला हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, बट ये लास्ट में ग्रीन वाला कट पीस है जिससे आपका ट्रायंगल बन रहा है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको आपको घुमा के दिखा सकती हूँ, एक मिनट। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बना है। One minute. हम्म,
आशा करती हूँ ये सबको अभी तक जितना भी बताया है सबको आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम रूलर की मदद से चारों साइड्स को नाप सकते हैं, और चारों साइड्स को नाप के ये पता लगा सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है या नहीं, या दो इक्वल है, या तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब तीनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं रहती है तो उन ट्राइंगल को हम लोग स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। और जब हमारी कोई दो साइड्स इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और जब आपकी तीनों साइड्स ही बराबर होती है तो हम उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो आप ये आपके ऊपर है, आप जरूर इसको नापिएगा, आप जरूर बच्चे से बात करिएगा कि ये किस टाइप का आपका ट्रायंगल बना है, ये क्या इक्विलेटरल है, क्या स्केलन है, या ये आपका आइसोसेलेस है। और इसके आप एंगल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इसके एंगल्स कैसे हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल आपके इक्वल होते हैं। तो आप बच्चे को प्रोटेक्टर की मदद से ये तीनों एंगल नापने को भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा के ये आप एंगल नापेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये वाला एंगल है इसका, जो ये आपका इसका एंगल 60 डिग्री है। और इसी तरीके से मैं बाकी बाकी इसके एंगल्स भी यहाँ पे देखने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मैं एंगल देख पा रही हूँ कि इसका दूसरा एंगल भी 60 डिग्री ही आ रहा है। और इसी तरीके से मैं इसका ऊपर वाला एंगल भी देख रही हूँ। सो ऊपर वाला एंगल भी जब मैं देख पा रही हूँ तो ये भी आपका 60 ही आ रहा है। सो इस तरीके से हमने यहाँ से क्या जाना, हमने ये जाना कि चारों एंगल तीनों एंगल यहाँ पे इस ट्रायंगल के इक्वल आ रहे हैं। सो जब हमारे तीनों एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो हम उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ से आप बच्चे को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आप इन्हीं कट पीसीस की मदद से आगे बढ़ते हुए हम इन्हीं कट पीसीस की मदद से अब समझेंगे कि हम इन्हीं कट पीसीस को यूज कर करके कैसे कैसे डिफरेंट शेप बना रहे हैं। तो आइए, अभी हमने ट्रायंगल बनाया है, अभी हम और कुछ देखते हैं कि और क्या बन सकता है इससे। तो जब आप 10 मिनट, आप 15 मिनट इस शेप्स को देंगे और इनको अलग अलग तरीके से घुमा के देखेंगे तो देखेंगे कि आपकी अलग अलग इससे शेप्स बन रही है। तो अभी मेरा आपसे सवाल है सबसे पहले कि आप इन चारों शेप्स को यूज करके एक हम मुझे स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम लोग, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो वो हम देखने के लिए अभी हमने यहाँ देखा कि पहले हमने ट्रायंगल बनाया। अब इसी को थोड़ा शफल करके इधर उधर लगा के अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि इससे हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा आप इसको टाइम देंगे जब, तो आप देखेंगे कि इससे आप एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो मैंने बस जो कट पीसीस है उसको थोड़ा सा दोबारा से अरेंज करके उन्हीं चार कट पीसीस से मैंने अब क्या बनाया है, यहाँ पे स्क्वायर बनाया है। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम। तो ये आपके चार कट पीसेस हैं यहाँ पे। तो इससे भी मैं आपको एक बार तो आप देख पा रहे होंगे मैं दो अलग अलग तरीके के कट पीसेस लाई थी। तो इसमें इससे आपके ये जो स्क्वायर शेप बनी है, और इससे भी मैंने स्क्वायर शेप बनाने का प्रयास किया है, और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम क्या इससे बता सकते हैं कि हम चार सेम कट पीसेस को लेके पहले हमने ट्रायंगल बनाया, और उन्हीं चार कट पीसेस को दोबारा अरेंज करके हमने क्या बनाया, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया और स्क्वायर बनाया। तो इस तरीके से पहले हमने एक 3 साइड वाली शेप बनाई है, और अब हमने क्या बनाई है, एक 4 साइड वाली शेप। तो अब मेरा आगे आपसे सवाल ये है कि क्या आप इन कट पीसेस को यूज करके आगे 5 साइड्स वाले, 6 साइड्स वाले, 7 साइड वाले, 8 साइड वाले भी बना सकते हैं क्या? तो आप इस तरीके से आप बच्चे को एक्सप्लोर करने को बोल सकते हैं। तो जब आप ऐसे और क्वेश्चंस बच्चे से पूछेंगे तो उनके मन में जिज्ञासा जरूर जागेगी,
और वो जरूर कुछ ना कुछ ट्राई करके नए नए शेप्स बना के आपको देंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी हमने स्क्वायर की बात करी जो कि 4 साइड्स थे, अब हम 5 साइड की बात करते हैं जो कि पेंटागन जिसको हम कहते हैं। तो पेंटागन को समझने के लिए अभी हम कोशिश करते हैं कि हम पेंटागन इससे कैसे बना सकते हैं। तो ये चारों को यूज करके आप जरूर ट्राई करिएगा, और मैं अभी आपको 2-2 कट पीसेस यूज करके भी बता रही हूँ। तो आप बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि आप चारों भी यूज करके बताइए, आप कोई कोई 2 कोई 3 वैसे भी बता सकते हैं। तो आप कितने भी कट पीसेस यूज करके अलग अलग शेप्स के बारे में बच्चे से बात कर सकते हैं और बच्चे को बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कट पीसेस यूज किए हैं, और 2 कट पीसेस को यूज करके मैंने यहाँ पे एक पेंटागन शेप बनाई है। सो पेंटागन शेप कैसी होती है, जिसमें आपके 5 साइड्स होते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें आपके 5 साइड हैं। जैसे कि काउंट करते हैं, एक यहाँ से और एक ये यहाँ पे एन मैंने यहाँ नाम लगा रखा है। सो इस पॉइंट को मैं एन कह रही हूँ। इसी तरीके से जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं एम कह रही हूँ, आपका दूसरा वाला, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो यहाँ पे जो कितने वर्टिसेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 वर्टिसेस है, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपकी 5 साइड्स हैं। तो यहाँ से हमें क्या जानने को मिला कि एक पेंटागन आपका बना है। सो अब पेंटागन जानने के बाद हम आगे एक और सवाल हम जो उठता है वो ये है कि ये एक रेगुलर पेंटागन है या इररेगुलर पेंटागन है। सो वो हम कैसे जानेंगे, वो हम कैसे पूछेंगे, वो हम कैसे पता लगाएंगे। सभी के पास रूलर रहता है, तो आप रूलर से जरूर नापिएगा इन चारों साइड्स को, 5 साइड्स को। तो 5 साइड्स की अगर सबकी 5 साइड्स अगर इक्वल है तो आप क्या बताएंगे इसमें कि 5 साइड्स अगर इक्वल है तो वो एक रेगुलर पेंटागन है। और अगर 5 साइड्स में से कोई भी एक साइड या कुछ भी इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाता है, आपका एक इरेगुलर पेंटागन। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये वाला साइड जो है आपका, ये कि ये वाला साइड है ये बहुत लंबा है, और ये वाला साइड जो है ये छोटा है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये रेगुलर पेंटागन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइड्स हमारी इक्वल नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमने पेंटागन के बारे में जाना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग 3 साइड वाले, 4 साइड वाले, 5 साइड वाले, 6 साइड वाले, 7 साइड वाले, 8 साइड वाले शेप्स की बात कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 5 तक का बताया, आप 6, 7, 8 इन सब की भी बात कर सकते हैं। आइए एक दो शेप्स और देखते हैं। सो ये आपका पेंटागन था। अभी मैं कोशिश करती हूँ इससे कुछ और शेप बनाने की। अभी मैंने इन 3 कट पीसेस को जोड़ के इस तरीके से 3 कट पीसेस को मैंने जोड़ के एक शेप बनाया है, देख पा रहे होंगे आप। अब इसको अगर मैं काउंट करूं कि कितनी इसमें साइड्स आ रही है, कितने इसके कोने हैं, तो अभी मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1, 2, एक यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, एक आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से ये आपका 8 वर्टिसेस का और 8 साइड्स का एक शेप बना है। और 8 साइड वाली शेप्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्टागन। सो ये इस तरीके से आपने देखा कि हमने 3 साइड्स को यूज करके, 3 कट पीसेस को यूज करके एक ऑक्टागन बनाया है। तो इसी तरीके से हम और भी शेप्स बहुत सारी बना सकते हैं, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, और बहुत भिन्न भिन्न तरीके के आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीखा कि हमने ट्रायंगल्स के बारे में जाना, हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना, और अलग अलग शेप्स के बारे में जाना। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा प्रश्न, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप बच्चे से जरूर ये प्रश्न करिएगा कि हम जब चारों कट पीसीस से अलग अलग शेप बना रहे हैं तो क्या इसमें ऐसा है जो कि सेम है। चारों कट पीसीस को यूज करके दोबारा दोबारा हम लोग अलग अलग शेप्स बना रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि जो इन चारों में हम सेम रख रहे हैं, क्या सेम रख के हम अलग अलग शेप्स बना रहे हैं। क्या वो एरिया है, क्या वो पेरीमीटर है, क्या वो वॉल्यूम है। तो ये प्रश्न आप बच्चे से जरूर करिएगा। तो ये प्रश्न जब आप पूछेंगे तो बच्चे जरूर आपको उत्तर देंगे। तो आप उसके बाद बच्चों को जरूर ये सब बताइएगा कि चारों जब हम पीसेस यूज कर रहे हैं तो बेसिकली इनमें आपका एरिया हमने सेम रखा है। क्यों?
क्योंकि जो कट पीसेस है हम बार बार वही 4 कट पीसेस यूज कर रहे हैं, तो जब हम चारों कट पीसेस से यूज करके अलग अलग शेप बना रहे हैं तो हमने क्या करा है, इनका एरिया सेम रखा है, क्योंकि वही बार बार हम 4 पीसेस यूज करके पहले ट्रायंगल बना रहे हैं और पहले फिर हम लोग बाद में स्क्वायर बना रहे हैं। इस तरीके से सेम पीसेस यूज करने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इनका एरिया सेम है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सेम एरिया से भी हमारी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं और अलग अलग शेप्स में भी हम लोग सेम एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये जानने को मिलता है। और अगर हम बात करें आगे, इसमें एक चीज जो कि बहुत सुंदर है इन शेप्स के बारे में, जो कि और शेप्स से अलग है, जब आप इन चारों को ट्रायंगल जब हमने बनाया है, ट्रायंगल जो हमने बनाया है और इन्हीं चारों शेप को यूज करके जब हमने एक स्क्वायर बनाया है, तो मेरा प्रश्न अगला आपसे ये है, तो एक हमने यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपको एक ट्रायंगल है और उसी उन्हीं चारों शेप्स को यूज करके यहाँ पे एक स्क्वायर है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमको ट्रायंगल से स्क्वायर पहुंचना है, तो ट्रायंगल से हम स्क्वायर पहुंचेंगे तो कैसे हम शेप्स को रोटेट कर सकते हैं, किस दिशा में हम शेप्स को रोटेट करें, और ट्रायंगल से शेप हमें लाने के लिए, स्क्वायर शेप लाने के लिए किस तरीके से रोटेट करें कि हमें ये मिल जाए। पहला सवाल आपसे मेरा ये है। एंड दूसरा सवाल जो आप यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि स्क्वायर की जब ये चेंज होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रायंगल के तीनों कोने हैं, ट्रायंगल के तीनों कोने एक जगह जाके लग गए हैं इस कोने पे। अगर आप देखेंगे, आप जब करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि ए बी सी जो तीनों कोने हैं ये यहाँ आके जुड़ गए हैं। यहाँ आके जुड़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये चारों जुड़ने के बाद यहाँ पे एक सीध में लाइन बन रही है। सीध में लाइन बनने से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम ए बी सी जो कोने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के, जो ए बी सी एंगल्स होते हैं, उनका जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि जब हम सारे एंगल्स ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो इस तरीके से आप बच्चे से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और स्क्वायर के बारे में की तो बात कर ही सकते हैं कि स्क्वायर के आप इस शेप में अलग अलग एंगल के बारे में बताइए कि अलग अलग एंगल कैसा है इस शेप का, क्या ये 90 है, क्या ये 60 है, क्या सारे एंगल इक्वल है या नहीं है, या अपोजिट एंगल इक्वल है। और इस तरीके से आप ये जाने और बच्चे से ये जरूर बोलें कि 90 जब सारे एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सा शेप बनता है। तो आपका जब सारे एंगल 90 होते हैं तो आपके दो तरीके के शेप बन सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो ये जानने के लिए कि ये कौन सा शेप है, उसके लिए फिर आपको आगे रूलर की मदद से सारी इसकी साइड्स नापनी होंगी। सारी साइड्स जब आप नापेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर सारी साइड्स इसकी इक्वल है तो वो क्या है, एक स्क्वायर है, और अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या है, वो एक एक रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी है, और आप ये एक्टिविटी जब बच्चों के साथ करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे और आपके बच्चों को भी बहुत मजा आने वाला है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी मैं फिनिश करते हुए दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहूंगी। आपके जो भी प्रश्न है प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, हम आखिरी में जरूर सारे आपके प्रश्न लेंगे। मेरी जो दूसरी एक्टिविटी है, जो हम दूसरी एक्टिविटी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो जो एक्टिविटी है वो है आपकी लाइंस एंड एंगल्स पे निर्धारित, जो कि है ट्रांसवर्सल एंगल्स, ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स। सो बेसिकली हम इसमें क्या बात करेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, और उससे पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल हम लोग लगाते हैं और उसके एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट उनके बारे में हम जानेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक ये रफ शीट है जो कि मेरे घर पे पड़ी थी। तो मैंने एक साइड उसके इस तरीके से लाइन खींची है, ऊपर मैंने 2 या 3 सेंटीमीटर का आप गैप दे सकते हैं। गैप देने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इक्वल इक्वल पार्ट्स में बराबरी में आप ऐसे
यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से, ऐसे लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप यहाँ पे कुछ इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, वो आप देख लीजिएगा। इक्वल डिस्टेंस लेना है और कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। आप इक्वल डिस्टेंस लेते हुए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड इसी तरीके से आप नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। बस यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ कि आपको डिस्टेंस हमेशा इक्वल लेना है। इसका रीजन क्या है कि हम यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात करेंगे। तो हमारी जो ये लाइन है, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। तो ये जो हमारी लाइन है जिसको मैं L1 कह रही हूँ, और जो ये मेरी लाइन है जिसको मैंने यहाँ पे L2 कहा है, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। तो आज हम पैरेलल लाइन और उसके अंदर आने वाले अलग अलग एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप कुछ डिस्टेंस पे नीचे की ओर, सेम जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कुछ कुछ डिस्टेंस पे ऐसे लाइन डालेंगे और ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा बनने के बाद। आपको जो वीडियोस है उसमें सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ है। ये करने के बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लंबी लाइनें डाली है, वर्टिकल लाइंस आप देख पा रहे हैं, इनमें हम लोग कट लगाएंगे इस तरीके से। आप कहीं भी बीच में कट लगा सकते हैं, 2 से 3 कहीं भी कट आप लगा सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग नीचे भी यहाँ पे कट लगाएंगे। देख पा रहे होगे आप, मैंने यहाँ पे सीजर की मदद से ऐसे कट लगा रखा। यस, देख पा रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग के पास पैरेलल लाइन तो हो गया है, L1 L2 दो पैरेलल लाइन तो हो गया है। तो अब हम आगे ट्रांसवर्सल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोली ली है। रोली की मदद से, जो कि पूजा में यूज होती है आपके, तो रोली की मदद से मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल बनाना चाह रही हूँ, जो कि बीच की आपकी एक लाइन होती है इस तरीके से। आप किसी भी बीच में कहीं पे भी इसको आप जोड़ सकते हैं। कोई इसका कंडीशन नहीं है कि आपको यहीं जोड़ना है या आपको यहीं जोड़ना है, आप किसी भी एक पे जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने के बाद आप इस तरीके से देख पाएंगे, कि आपकी यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन हमें मिली है और उसके काटते हुए एक हमारा ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग सभी। आगे बढ़ते हुए हम लोग अलग अलग तरीके के एंगल्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो इसको करने के बाद मैं आपसे चाहूंगी कि आप जो भी ट्रांसवर्सल के काटने के बाद जो ये एंगल्स बने हैं इनको आप नाम दे दीजिए। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इनको नाम दे दूं जरा। आप देख पा रहे होंगे, तो हमारा जब ट्रांसवर्सल हमने लगाया है उसको काटने के बाद हमारे यहाँ पे 4 तरीके के एंगल बने हैं। 1 2 3 4, जिनको मैंने यहाँ पे नाम दिया है, 1 2 3 4। और नीचे वाले जो लाइन से जो एंगल बन रहे हैं वो मैंने नाम दिया है 5 6 7 8, इस तरीके से। अब हमारा आगे हम लोग कैसे करेंगे, हम इन एंगल्स को नापेंगे। नाप के हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। जैसे कि जब आप एक एंगल को यहाँ पे नापेंगे, तो मैं आपको एक एंगल को नाप के दिखाती हूँ। मैं आपके प्रोटेक्टर को, यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टर को लगाएंगे लाइन पे इस तरीके से। देख पा रहे होगे आप लोग। इस तरीके से ये लगाने के बाद आप यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि जो आपका 1 एंगल है, एंगल 1 आपका लगभग लगभग 60 आ रहा है। और इसी तरीके से जब आप 4 एंगल और देखेंगे, 4 एंगल को नापेंगे, तो मैं 4 एंगल को भी नाप लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चौथा एंगल जो आ रहा है वो भी मेरा 60 ही आ रहा है। तो इस तरीके से जब
आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल 1 और एंगल 4 यहाँ पे आपके इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आ रहे हैं, और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि जब हमारा एक लाइन पे क्रॉस बनता है तो वो कौन से तरीके के एंगल आपके बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे 1 और 4 जो आपका एंगल है वो क्या है? आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और जो क्रॉस बनता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली आप बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि आप इसमें जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हैं आप वो सब लिखिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 आपका पेयर है एक, और एंगल 2 और एंगल 3 पेयर है, और इसी तरीके से आपका एंगल 5 और एंगल 8 यहाँ पे पेयर बन रहा है, और 7 एंड एंगल 6 पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि कितने पेयर्स आपके टोटल बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के? यहाँ पे आपके टोटल 4 हमने पेयर देखे। सो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप सबको मेजर करें, सबको मेजर करके आप जितने भी पेयर्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के आप उसको लिखिए, और वो कैसा शेप बना रहे हैं, वो क्रॉस का शेप बना रहे हैं, कैसा शेप बना रहे हैं, आप उसको भी एक सेक्शन में वो भी आप बच्चे से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हमने जाना। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके, आप देख पा रहे होंगे जो आपका एंगल यहाँ पे 1 है और जो आपका एंगल यहाँ पे 5 है, जब आप इन दोनों को देखेंगे जो कि वी तरीके से यहाँ पे बनता है, यहाँ पे एक वी बन रहा है आपका, एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए आप मुझे। हम्म, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसा आपका यहाँ पे वी बन रहा है आपका एक एंगल पे, एक यहाँ पे ऐसा वी बन रहा है, और इसी तरीके से आपका नीचे जो है फिफ्थ एंगल पे आपका यहाँ पे भी एक वी बन रहा है। तो जो आपका जहाँ पे वी बनता है और आप एंगल 1 और एंगल 5 जब मेजर करेंगे, आप प्रोटेक्टर की मदद से इसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो आपका ये एंगल है ये लगभग लगभग आपका 60 आ रहा है। एक मिनट, ये लगभग लगभग आपका क्या आ रहा है? यहाँ पे 60 आ रहा है एंगल 5, और एंगल 1 आपका भी हमने देखा था कि 60 है। तो इस तरीके से एंगल 1 और एंगल 5 आपके क्या है? यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 1 और आपके 5 क्या है? यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको हम कहते हैं, जो कि दोनों लाइंस पे वी शेप बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन के ऊपर वाली साइड है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, अगर एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर साइड ही होगा। तो इस तरीके एंगल 1 और एंगल 5 आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आगे बढ़ते हुए आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसमें और कितने पेयर हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के? एक है, दो है, चार है? तो आप इस तरीके से बच्चों से पूछ सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 3 और आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और एंगल 4 और एंगल 8 भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इससे हमें जानने को मिलता है कि हमारे कितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? यहाँ पे आपके 4 पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो हमने सीखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के भी 4 पेयर थे, और यहाँ पे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के भी 4 पेयर है। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपको याद होगा थोड़ा, तो हमने जरूर ऐसा बुक्स में भी आप बच्चों को भी ऐसे ही समझाते होंगे कि जो ऐसे जी शेप बनाते हैं, इस तरीके से जेड वाला शेप जो बनता है, इस तरीके के शेप को हम लोग जो इस शेप में एंगल बनता है, इस पूरी शेप में दो ही एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो आइए हम अपने सेटअप में देखते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से आपका एक जेड यहाँ पे बन रहा है, और उल्टे डायरेक्शन में भी आपका यहाँ पे जेड बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एंगल 3 है और एंगल 6 है, एंगल 3 और एंगल 6 अगर आप यहाँ पे नापेंगे तो एंगल 3 और एंगल 6 आपका यहाँ पे बराबर आएगा, और बराबर आएगा
तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे जी बना रहा है, और जी बना रहा है और उल्टे डायरेक्शन में है। जैसे हमने जाना कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोजिट होते हैं ट्रांसवर्सल के। यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है आपका उल्टे डायरेक्शन में। तो इस तरीके से 3 और एंगल 6 को जब आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एंगल आपके बराबर है। आगे बढ़ते हुए 4 और एंगल 5 भी इसी तरीके से आपका बराबर आएगा, और इस पेयर को हम क्यों क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आगे आप ये जरूर पूछिएगा बच्चों से कि यहाँ पे और क्या पॉसिबल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। ये आप जरूर पूछिएगा कि अभी यहाँ पे 2 मैंने बताए, तो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा और कितने यहाँ पे हैं आपके पेयर्स। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे लीनियर पेयर की। आप जैसे सभी जानते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। एक लाइन पे जब हम एक रे ड्रॉ करते हैं, तो वो रे जो दो एंगल हमारे फॉर्म होते हैं 1 और 2, दोनों 1 और 2 का सम क्या आता है आपका 180। तो आप 1 और 2 को सम करके देखिएगा, 1 और 2 का जो सम आएगा, 1 और 2 का अगर सम आपका 180 आता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, लीनियर। करेंगे आपके को इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स जो आपके हैं, जो 3 और 5, आप इनका सम जब करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों का सम कितना आएगा आपका 180। आइए एक बार चेक भी जरूर करेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो मेरा एंगल 5 आ रहा है वो 60 के करीब आ रहा है, और जब मैं एंगल 3 देख रही हूँ तो मेरा एंगल 3 जो है वो 120 के आसपास आ रहा है। तो इससे मैं जान पा रही हूँ कि 120 और 60 को जब हम जोड़ते हैं, 120 और 60 को जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा, आपको 180 देगा। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम आपका क्या होता है 180। तो यहाँ पे अगला सवाल जो है कि को इंटीरियर एंगल्स और कौन से हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 4 और 6 भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हमने जाना वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, लीनियर पेयर के बारे में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। आगे आपका जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप जान सकते हैं कि वो एंगल होते हैं जो बेसिकली जो इंटीरियर के बाहर वाले एंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 एंगल। सो 1 एंगल के एक्सटीरियर पे आपका कौन सा एंगल है उस लाइन पे, 8 वाला। सो 1 और 8 अगर आप इनको मेजर करेंगे तो ये आपके क्या आएंगे, एक्सटीरियर एंगल आएंगे। और इनका अगर आप मेजर करेंगे तो ये दोनों आपके इक्वल भी आएंगे। तो इस तरीके से एंगल 1 और एंगल 8 आपके इक्वल है, और इसी तरीके से आपका 2 और 7 भी आपके इक्वल है। हम नाप के भी देखते हैं एक बार। सो 2 एंगल को मैं यहाँ मेजर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा 2 एंगल 120 कुछ आ रहा है, 120। और एंगल को 8 को जब मैं देख पा रही हूँ तो एंगल 8 मेरा 60 आ रहा है। सॉरी, एंगल 1 हम यहाँ पे देख रहे थे, तो एंगल 1 आपका यहाँ पे 60 था, और एंगल 8 आपका यहाँ पे क्या है, आपका एंगल 1 और एंगल आपका 8, ये आपके दोनों बराबर हैं, जिनको हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं, और जिन दोनों का यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है वो है आपका 60। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये आपके बराबर है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे एंगल्स के बारे में बात कर चुके हैं। और भी कुछ है जो रह गया हो, जो मिस हो गया हो, या कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप वो जरूर ऐड कर सकते हैं इसमें। हमने यहाँ पे सारे टाइप के एंगल हालांकि कवर कर ही लिए हैं। तो इस तरीके से लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमने जाना। आपकी कुछ भी डाउट हो इस एक्टिविटी से रिलेटेड तो आप प्लीज नोट करके रखिएगा, हम लोग बाद में जरूर लेंगे। तो ये आपके क्लास 7th की एक्टिविटी थी जो हमने करी, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पे बेस्ड थी ये। आगे बढ़ते हुए हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स एक्टिविटी को करने के लिए मैंने यहाँ पे एक A4 साइज शीट ली है। A4 साइज शीट पे मैंने यहाँ से कुछ सेंटीमीटर पे लाइन डाली है,
2 या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने टॉप पे लाइन डाली है और यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड लाइन डाली है। 3 या 4 सेंटीमीटर का गैप लेके आप ये लाइन ऐसे डाल सकते हैं। दोनों लाइन डालने के बाद आप यहाँ पे उसको इस तरीके से डालिएगा कि आप यहाँ पे इनको ज्वाइन कर पाए। इस तरीके आपके पास अवेलेबल कुछ भी ऐसा शीट आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो कलर्ड हो चाहे कैसा भी हो, या फिर आपका कोई मोटा है मोटे शीट लेना चाहे वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तरीके की टाइल ली है। तो पहले तरीके की टाइल मेरी है जिसको मैं 100 कह रही हूँ यहाँ पे। मैं इसको 100 किस हिसाब से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ये स्क्वायर शेप लिया है जिसको मैंने यहाँ पे 10 का वो दिया है, 10 साइड का मेजरमेंट दिया है और इसके नीचे वाली का 10 साइड मेजरमेंट दिया है। ये ओरिजिनली 10 साइड सेंटीमीटर की है नहीं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर काफी ज्यादा होता है और वो हम रियल में यूज करने में फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये माना है कि ये कुछ 4.5 या 4 सेंटीमीटर हमने लिया है, और इस तरीके से यहाँ पे भी हमने कुछ लिया है 4.5 4। पर ये कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर होना चाहिए, और इस स्क्वायर को हमने यहाँ पे 100 का टाइल बनाया है, जिसको मैं एक 100 नंबर को दर्शाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ। इसी तरीके से मैंने सेम यहाँ पे सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी एक 10 सेंटीमीटर का टाइल लिया है। 10 सेंटीमीटर का टाइल भी उसी कंडीशन पे है आपका कि जितना इसका जिसका जितना मैंने यहाँ इसका 10 लिया है, मान लीजिए मैंने इसका 4.5 मैंने यहाँ 10 माना है, तो वो 4.5 यहाँ पे भी 10 है। और उसी तरीके से मैंने उसको यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का गैप दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज बनाया है, आप चाहो तो छोटा साइज भी आप इसका बना सकते हैं, जो कि गाइड में आपको प्रॉपरली इसके डायमेंशन वगैरह आप वहां से देख सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का आपको बनाना है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक यूनिट टाइल भी लिया है। यूनिट टाइल मैंने लिया है जो कि एक स्क्वायर है, क्योंकि यूनिट टाइल है तो वो स्क्वायर है, और इसको मैंने 1.5 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाया है। आप चाहे तो इसको 1 1 सेंटीमीटर के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने किसी भी नंबर को, क्योंकि हम स्क्वायर रूट की यहाँ बात करेंगे और स्क्वायर रूट की बात करेंगे, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नंबर बनाने हैं। तो उन नंबर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तरीके की टाइल ली है। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ी टाइल है जो 100 की, और ये आपकी 10 की, और ये आपकी 1 की। सो इसको बोलने के लिए मैं बार बार 100 10 और 1 बोलूंगी कि 100 की टाइल, 10 की टाइल और 1 की टाइल। इस तरीके से मैं इनका शब्द का यूज करूंगी। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी 12 की बात कर रही हूँ, 12 नंबर की। सो 12 नंबर को लेने के लिए, 12 को समझने के लिए, क्योंकि 12 10 और 2 1 से बना है, सो मैंने यहाँ पे 10 लिया है। और 10 + 1 + 1 हमें देता है 12। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 1 की, यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर, एक जो 1 की टाइल है यूनिट टाइल, वो मैंने यहाँ पे 2 टाइल ली। इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। सो 10 11 और 12 हमारा कितना नंबर दे रहे हैं हमें, 12 नंबर हम लोग देख पा रहे हैं। तो मैं 12 नंबर की 2 टाइल, 2 टाइप की 2 डुप्लीकेट टाइल लूंगी, 2 कॉपी लूंगी। एक तो ये कॉपी मैंने ले ली है। इस तरीके से मैं एक कॉपी और ले रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 12 नंबर के लिए यहाँ पे 2 कॉपी ले लिया है। आशा करती हूँ सभी को विजिबल होगा। सो ये टाइल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जो हमने 2 लाइन बनाया है, तो 12 नंबर का टाइल है वो हम लोग यहाँ अरेंज करेंगे, और 12 नंबर का टाइल हम लोग यहाँ अरेंज करेंगे, दोनों साइड हम लोग अरेंज करेंगे।
इस तरीके से पहले आप 10 वाला टाइल लगाएंगे और फिर आप 1 वाला टाइल उसके नीचे लगाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पहले 10 वाला टाइल लगाया है। 10 वाले टाइल के बाद मैंने यहाँ पे 2 टाइल छोटे लगाए हैं जो कि 11 और 12 को दर्शा रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 टाइल, बड़ा वाला टाइल 10 का लगाया है और फिर मैंने 2 यहाँ पे यूनिट टाइल्स इसके जस्ट नीचे लगाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर हमने ऊपर लिया है और 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लेफ्ट में लिया है। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन टाइल्स के को ऐसे समझते हुए कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इस एरिया को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये एरिया हम कैसे कवर कर सकते हैं इन टाइल्स की मदद से, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पे पहली 10 यूनिट की टाइल यूज करी है, 10 वाली टाइल यूज करी है और हमने यहाँ पे 10 वाली टाइल यूज करी है, तो जो 10 और 10 के सामने वाला जो एरिया बनेगा वो, क्योंकि 10 × 10 वाला यूज करेंगे तो 10 × 10 हमें क्या देगा, 100। तो एक तरीके से हम यहाँ पे 100 नंबर की टाइल यूज करने वाले हैं। तो मैं ये 100 नंबर की टाइल ले रही हूँ इस एरिया को कवर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 100 नंबर की टाइल लगा रही हूँ। आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो ऊपर मेरी यूनिट टाइल है और लेफ्ट साइड मेरी एक 10 वाली टाइल है। तो यूनिट टाइल और 10 वाली टाइल का अगर आप एरिया मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 1, तो 10 × 1 आपको क्या देगा, 10 ही देगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 10 वाली टाइल ले सकती हूँ। 10 वाली टाइल अभी मैंने यहाँ पे लगा दी है। इसी तरीके से जो हमारे ऊपर 12 वाले नंबर की यहाँ पे एक यूनिट टाइल है और यहाँ पे आपकी एक 10 की टाइल है। सो जब एक टाइल और 10 वाली टाइल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 वाली टाइल यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे इसको हम 10 वाली टाइल से कवर करेंगे इस तरीके से। नीचे आप देख पा रहे होंगे हमारा ऊपर वाला एरिया तो कवर हो गया है, नीचे वाला एरिया रह गया है। तो नीचे वाले एरिया को कवर करने के लिए भी आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट में हमारा एक यूनिट का एरिया है, यूनिट वाला टाइल है और ऊपर हमारा 10 वाला टाइल है। सो यूनिट और 10 वाले टाइल का अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें तो 10 × 1 आपको 10 देता है। तो इस तरीके से मैं इस एरिया को कवर करने के लिए एक 10 वाले टाइल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से नीचे भी हम लोग 10 वाली टाइल लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला एरिया हमारा 10 है और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है वो 1 है। सो 10 × 1 अगर हम समझेंगे तो हमारे यहाँ पे 10 वाला टाइल यूज होगा। तो इस तरीके से 10 वाला टाइल एक और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और अब हमारा कुछ छोटा एरिया यहाँ पे रह गया है जो कि हमारा यूनिट टाइल से भरा जाएगा, क्योंकि हमारा ऊपर भी यूनिट टाइल है और लेफ्ट साइड पे भी यूनिट टाइल है। तो 1 × 1 अगर हम समझेंगे तो 1 × 1 हमें 1 देता है। इस तरीके से यहाँ पे मैं एक यूनिट टाइल यूज करूंगी इसको फिल करने के लिए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 4 छोटी छोटी टाइल यूज करके एक ये एरिया कवर किया है। तो इस तरीके से हमने क्या यूज किया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 100 वाली बड़ी टाइल हमने यूज करी है, एक टाइल 100 की बड़ी यूज हुई है और 10-10 टाइल हमारी 4 यूज हुई है, 2 ऊपर और 2 नीचे। 4 हमारी 10 वाली टाइल यूज हुई है और 4 हमारी छोटी टाइल यूज हुई है जो कि यूनिट टाइल है। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो 100 + 40, 4 × 10, क्योंकि एक टाइल को हम 10 बोल रहे हैं और 4 टाइल हमने ऐसे यूज करी है तो 4 × 10 हमें 40 दे रहा है। और 4 हमारी छोटी टाइलें हैं, तो छोटी टाइल के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे 4 × 1, 4 × 1, क्योंकि छोटी टाइल का एरिया क्या है 1। तो इस तरीके से हमारी 4 छोटी टाइल है। तो आप अगर जब इसको ऐड करेंगे 100 + 40 + 4, 100 + 40 + 4 आपको देगा 144, 144। तो 144 क्या होता है आपका 12 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा है यहाँ पे कि इन टाइल को यूज करके कैसे हम लोग स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हमने क्या जाना कि 12 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 144। तो इस तरीके से इन टाइल को यूज करके आप किसी भी नंबर का
स्क्वायर जान सकते हैं। आप 13 भी निकाल सकते हैं, 14 भी निकाल सकते हैं, 15 भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का यहाँ पे स्क्वायर की बात कर सकते हैं। और आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑड है, इवन है, और बहुत तरीके से अलग अलग चीजों से हम बात कर सकते हैं। जैसे कि 12 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 144 हमारा आया है। 144 आपका एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये आप पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑड क्या है हमारा, ये एक इवन नंबर है। आगे बात करते हुए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात करेंगे। अब स्क्वायर रूट के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी आपसे परफेक्ट स्क्वायर की ही बात करने वाली हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप 196 भी ले सकते हैं, और 225 भी ले सकते हैं, 169 भी ले सकते हैं, और अब 144 भी ले सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए 14 का स्क्वायर 196 ले रही हूँ। तो 196 के लिए अगर हम समझेंगे तो हमें एक 100 का टाइल लगेगा, क्योंकि 196 का अगर हम समझेंगे तो 100 प्लस 90 प्लस 6। तो 100 के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला टाइल लिया है। और 10 मुझे टाइल कितनी लगेगी, क्योंकि हम लोग 196 की बात कर रहे हैं, तो 196 के लिए हमें 9 टाइल लगेगी 10 वाली। सो मैं यहाँ पे 10 वाली 9 टाइल ले रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास टोटल अब यहाँ पे 9 टाइल हो गई हैं। 5 मेरी ऊपर रखी हुई है, 4 नीचे। तो ये 9 टाइल हो गई हैं। और 6 दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूनिट टाइल 6 छोटी छोटी ले रही हूँ, और 6 छोटी यूनिट टाइल्स को यहाँ अरेंज कर। तो मेरी 6 छोटी टाइल हो गई हैं। अब मुझे इन टाइलों की मदद से ये वाला एरिया बनाना है। तो एरिया में मैं ये टाइल लगाऊंगी। तो कैसे कैसे हम ये टाइल लगा सकते हैं? अम, आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी टाइल है वो इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल टाइल ऊपर अरेंज करनी है, इक्वल टाइल नीचे अरेंज करनी है। तो 196 अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे हमारी देख पा रहे होगे आप, 9 की जो 90 वाली है, 9 × 10 वाली टाइल, वो 9 टाइल यूज हुई है। तो इस तरीके से हम क्या देख पाएंगे कि हम 9 को ऊपर नीचे इक्वल अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये चीज समझाते हुए बच्चों को, हम इसमें इक्वल नंबर ऑफ टाइल लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 8 टाइल ली है। और इस 90 के लिए, जो कि इक्वल नहीं था, तो 90 के लिए मैं पे यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइल ले रही हूँ कुछ। तो यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइल ली है, जो कि मुझे 16 लगने वाली है। तो ये 16 टाइल मैंने ले ली है। अब आइए इसको अरेंज करते हैं एक एक करके। सो इसको अरेंज करने के लिए मैंने पहले, सबसे पहले 100 की टाइल ऊपर लगाई है। 100 की टाइल ऊपर लगाई है मैंने। उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ टाइल के लिए मैंने 4 टाइल यहाँ पे लगा दी है। चार टाइल मैंने यहाँ लगाई है। इसके बाद आप बाकी टाइल्स यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी एरिया को इससे कवर कर सकते हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये जो है, ये टाइल आपकी सारी अरेंज हो गई है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे ऊपर से, तो ये आपकी एक 100 की टाइल है। ये आपके एक यहाँ पे जब देखेंगे तो 10 और 1 2 3 4। तो यहाँ से आप क्या पता लगाएंगे कि यहाँ पे आपके 14 नंबर का स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पे काउंट करेंगे 10 1 2 3 4। तो आपको यहाँ से क्या जानने को मिला कि ये 14 नंबर का इसका स्क्वायर रूट जो है वो कि 14 है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। प्लस आप कोई रैंडम नंबर बच्चों को दें और बच्चों से बोलें कि इसको आप अरेंज करके ट्राई करिए। जब हम लोग टाइल अरेंज नहीं कर पाएंगे, हमारा एक स्क्वायर नहीं बन पाएगा, तो उसके केस में हम क्या बोलेंगे कि एक परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर की हम बात कर सकते हैं। कि अगर सारी टाइल्स हमारी यूज हो रही है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर सारी टाइल आप यूज नहीं कर पा रहे या फिर आप एक स्क्वायर शेप पे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बारे में जो कि हमने आज कवर किया, स्क्वायर रूट हमने बात करी, स्क्वायर के बारे में जाना, और उसके बारे में हमने परफेक्ट और नॉन परफेक्ट की बात करी। तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बता सकते हैं और ये सब दिखा सकते हैं, और बच्चों को ये सब खुद से करने को आप बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, और आपकी कुछ भी प्रश्न है तो भी हम पूछ सकते हैं। थैंक यू रुचि मैम। थैंक यू रुचि मैम। थैंक यू रुचि मैम। थैंक यू रुचि मैम। अब हम चाहेंगे कि आपके जो है एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग तब तक और नोट कर लीजिए, हम तब तक सबमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद जो है एक्टिविटी और सबमिशन दोनों के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के प्रश्न रहेंगे, हम उन प्रश्नों को लेंगे। तो जो है सबमिशन प्रोसेस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं?
आई थिंक जो है रिकॉर्डेड आप प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको लाइव लेते हैं। आप लोगों के मैसेज में चैट बॉक्स में पढ़ पा रही थी कि काफी जो है साथी लिख कर भेज रहे थे कि उनको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आप जो है दीक्षा ऐप अपने फोन पर खोलेंगे और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद यदि आप एज ए टीचर खोल रहे हैं तो आपको केवल इंटरफेस पे जो है प्रोजेक्ट्स ही नजर आएंगे, और यदि आप स्कूल हेड प्रिंसिपल की आईडी से खोल रहे हैं तो आपको उसमें ये सारे आइकन्स आपको नजर आएंगे: प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, सर्वेस, कोर्सेज एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे। प्रोजेक्ट्स पर आपको सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मिलेगी जो अ, अभी दीक्षा ऐप पर हैं। स्टेम मंच के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स दीक्षा ऐप पर हैं। जैसा कि हमने आज का सेशन शुरू करने से पहले ही आप सबसे शेयर किया था कि पिछले 2 महीने में जो एक्टिविटीज हो चुकी हैं वो अभी लाइव नहीं है, और इस महीने की जो 3 एक्टिविटीज हैं, जैसे आज जो 3 एक्टिविटीज की बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें शेप चेंजिंग टेबल है, ट्रांसवर्सल एंगल्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। तो इनमें से किसी एक को भी खोलते हैं हम। सबसे ऊपर आपको स्टार्ट इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आप स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर जाएंगे। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट डिटेल्स में सबसे नीचे लर्निंग रिसोर्सेज देख पा रहे होंगे। लर्निंग रिसोर्सेज पर जाएंगे, व्यू द लर्निंग रिसोर्सेज, इसको खोलेंगे। उसके बाद में हम टास्क डिटेल्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल 2 टास्क नजर आते हैं। नीचे आप लोड मोर टास्क पर जाएंगे और आप सभी 7 टास्क इस पर देख सकते हैं। हम बारी बारी से एक एक टास्क पर जाएंगे। सबसे पहले है कलेक्ट द मटेरियल टू कंडक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्टिविटी। इसमें व्यू रिसोर्सेज करके आपको आइकन नजर आ रहा होगा। आप व्यू रिसोर्सेज पर जाएंगे। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल्स मिलेगा, आप उसको खोलेंगे और पूरा जो है आपको मटेरियल लिस्ट, जो भी ये एक्टिविटी बनाने के लिए आपको आवश्यकता है, वर्ग और वर्गमूल की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद में मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे। मैंडेटरी ऑप्शन में सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे ऐड फाइल्स है। यहाँ पर आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया है एक टेबल पर, सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा करके, जैसे यदि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की बात करें तो मैम ने जो है पूरा छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटे हुए थे। वो मटेरियल आप जब पूरा तैयार हो जाए तो उसका एक पिक लें, फोटो लें, और वहां पर यहाँ पर ऐड फाइल्स में इसको उसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेटस को कंप्लीटेड शो करें। आपका ये वाला टास्क जो है स्टेटस कंप्लीटेड हो गया है। सेकंड टास्क पर जाएंगे उसी तरीके से। व्यू रिसोर्सेज में इसमें आपको दो रिसोर्स मिलेंगे: ऑब्जर्वेशन वर्कशीट और एक्टिविटी वीडियो। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन वर्कशीट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरी ऑब्जर्वेशन वर्कशीट मिलेगी।
ये मल्टीपल रीडिंग्स के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए होती है ऑब्जर्वेशन शीट, आप सभी अवेयर हैं इस बात से। एक्टिविटी वीडियो मिलेगा आपको यहाँ पर। नॉट विजिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो जाता है इसमें। मैं फिर से जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। इसमें आप अपनी एक्टिविटी पर जाएंगे, उसी पर एक्टिविटी पर चलते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, टास्क डिटेल में आप देख पाएंगे। देखो, हमने थोड़ी देर पहले अभी एक टास्क पूरा किया था और लॉग आउट करके दोबारा से हम आए हैं, और वो टास्क हमें यहाँ पर कंप्लीटेड अभी भी शो कर रहा है। अब सेकंड टास्क हमने रिसोर्सेज देख लिए थे, मैंडेटरी पर जाएंगे और उसी तरीके से इसको भी हम कंप्लीटेड शो करेंगे। उसके बाद थर्ड टास्क है हमारा। यदि हम सेकंड टास्क की बात करें तो एक बार इसको दोबारा से आप सबको जो है देखने की आवश्यकता है। इसमें इस वाले पार्ट में आपको एक्टिविटी का सारा मटेरियल आपने जब कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में एक्टिविटी को खुद से करके देखना है, और जो भी फोटोज वीडियोज आप बनाते हैं खुद का एक्टिविटी करते समय, उसको यहाँ पर अपलोड करना है आपने। और थर्ड टास्क पर चलते आगे हम। थर्ड टास्क में आपको प्री क्विज मिलेगा, प्री टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट इसलिए है कि ये एक्टिविटी करवाने से पहले आप ये जान पाएं कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं इस एक्टिविटी से संबंधित कितनी जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से आपको प्री टेस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं क्लासरूम में ले जाने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए। उसी तरीके से इसके मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे और इसको भी कंप्लीटेड शो करेंगे। टेक्निकल इशू आ रहा है, पूरा स्क्रीन आप देख नहीं पा रहे हैं बीच बीच में। उसी तरीके से हम सभी टास्क को पूरा करेंगे एक एक करके, और मैंडेटरी ऑप्शन पर जाकर और सभी को हम कंप्लीटेड शो करेंगे सबके एविडेंसेस अपलोड करने के बाद। फोर्थ टास्क की बात करें तो ये आपको एक्टिविटी का वो पार्ट है जो आपको क्लासरूम में करवाना है, और क्लासरूम की जो जो आपके पास एविडेंसेस हैं, जो जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो आप इस टास्क पर यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद जो फिफ्थ टास्क है उसमें पोस्ट टेस्ट लिया गया है। ये आपको उसी तरीके से 3 प्रश्न मिलेंगे इसमें भी, और ये आपको एक्टिविटी करवाने के बाद क्लासरूम में बच्चों से पूछने हैं, और इसके एविडेंसेस आपको इसी टास्क पार्ट पर अपलोड करने हैं, और फिर इसके स्टेटस को आपने कंप्लीटेड शो करना है।
उसके बाद 6th पार्ट पर जाएंगे हम। इसमें आपको जो है पार्ट प्रिपेयर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा आपको, जिसमें आपको ये बताना है कि आपके क्लासरूम में कितने बच्चों ने इस एक्टिविटी को देखा है, कितनी एक्टिविटी जो है कितनी यूजफुल है, आपके हिसाब से एक्टिविटी जो है एवरेज थी, हार्ड थी, और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी। तो ये भी आप व्यू रिसोर्सेज पर जाकर देख सकते हैं। और उसका जो फीडबैक फॉर्म है आपकी क्लासरूम का, वो आप यहाँ पर अपलोड करने के बाद इसको कंप्लीटेड शो करेंगे। 7th जो टास्क है, इसमें जो भी आपके पास एविडेंसेस रह जाते हैं, इन 6 टास्क पर अपलोड करने के बाद यदि आपके पास कोई वीडियो या कंटेंट कोई भी एविडेंस रह जाता है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड करें, और इसको भी उसी तरीके से आप इसके स्टेटस को भी कंप्लीटेड अपडेट करें। उसके बाद लास्ट में है ऐड योर ओन टास्क। ये वो वाला पार्ट है जिसकी जो है स्टार्टिंग में भी मनोज सर भी बात कर रहे थे। यदि आपके पास इन एक्टिविटीज के अलावा आपकी खुद की कोई एक्टिविटी है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं ऐड योर ओन टास्क में। इसमें आप जब आप अटैच फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा, आपका वीडियो है, आपका पीडीएफ है, अलग अलग फाइल्स मिलेगी, यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं और स्टेटस को यहाँ पर कंप्लीटेड शो करके, और इसको भी आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। जब ये 7 के 7 टास्क आपके पूरे हो जाएंगे, तब आपको ऊपर राइट कॉर्नर पर सिंक बटन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से इनको सिंक कर लेंगे। ये बीच में भी कर सकते हैं आप, जैसे हमने पहला एक टास्क पूरा कर लिया है, उसको हम सेव करने के लिए सिंक बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा वो एविडेंस जो हमने अपलोड किया है वो यहाँ पर दीक्षा ऐप पर सेव हो जाएगा। जैसे ही आपके 7 टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, 7/7 कंप्लीटेड। इतना कर जब आपको मिल जाता है तो सबमिट इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है सबमिशन का। और अब हम चाहेंगे जो है रुचि मैम, और यदि सबमिशन एक्टिविटी से रिगार्डिंग कोई प्रश्न है और सबमिशन के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो आप प्लीज उसको शेयर करें, अपने वर्चुअल हैंड रेज करें और अपने प्रश्न को हम सबके साथ में शेयर करें। सबसे पहले पवन गुलाटी सर। हाँ जी सर, पूछिए। पवन सर, आप सुन रहे हैं हमें? पवन गुलाटी सर, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी गुड सर। आफ्टरनून मैम। गुड हाँ जी आफ्टरनून मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, पूछिए। मैम मेरे दो क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी के रिगार्डिंग है और एक सबमिशन के रिगार्डिंग है। हाँ सर, पूछिए सर। तो एक्टिविटी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने पहली एक्टिविटी करवाई है हाँ जी। शेप्स वाली, उसमें जो क्वाड्रिलेटरल हैं उनकी साइजेस और एंगल्स क्या क्या लें? बिकॉज अगर हम अलग एंगल्स लेंगे तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। उसमें हमें स्पेसिफिक ही है कि हमें पवन जी, हेलो, आप हेलो म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी पवन जी, मैं बताइए। एक्टिविटी के रिगार्डिंग मेरा ये क्वेश्चन था कि जो क्वाड्रिलेटर लेने हैं उसके साइजेस और एंगल्स क्या क्या हों? क्योंकि अगर हम अलग एंगल लेंगे, एक एंगल तो हमें 90 का चाहिए चारों में, तभी हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल बन पाएगा। तो क्या क्या एंगल? मैं चाहूंगी रुचि जी इस प्रश्न को लें। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आप एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सबसे पहले बनाएंगे। तो उसकी मदद से तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो ये 60-60 एंगल आप ले सकते हैं।
ठीक है। 60 से एंगल लेने के बाद आप एक मिनट बस, सिक्सटी एंगल लेने के बाद आप अगर देखेंगे तो हमारा जो ये वाली चीज है ये 90 डिग्री बन रही है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि ये 90 डिग्री है। एक तो बेसिकली जो ये चार एंगल हमारे बनेंगे, ये चारों इस तरीके से आपको काटने हैं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो यहाँ पे। सो 90 डिग्री की हेल्प से आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप जो ये दो एंगल लेंगे इनको आप 90 डिग्री पे ये दोनों का सम 180 है और ये दोनों 90 है। तो आप इस तरीके से ये एंगल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये 90-90 हो। और इसी तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक इक्विलेटरल ये जो ट्रायंगल है इसके जो ये एंगल है ये 90-90 हो, तो उसकी मदद से आप बना पाएंगे। तो आप जो प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ये 90-90 बनाएंगे, फिर उसको एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा, लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ जी पवन जी, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी पवन जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा, हेलो हेलो। हाँ जी। सर मैम दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि जो ऑब्जर्वेशन शीट है हमारी, हाँ जी। वो हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आती है। उसमें जो प्री टेस्ट है पोस्ट टेस्ट है वो तो हमारा डाउनलोड हो जाता है। हाँ जी। जो ऑब्जर्वेशन शीट है ये जब हम डाउनलोड करते हैं तो वहां तीन ऑप्शन आती हैं कि इस लिंक को शेयर करें या पीडीएफ को शेयर करें। तो जैसे ही पीडीएफ शेयर करते हैं तब भी लिंक ही शेयर होता है, पीडीएफ शेयर नहीं होती है। तो आपके हमें सिस्टम में सेव नहीं होती है सर मैं कई डाउनलोड से करने के बाद? मैं एबीआरसी से भी बात कर चुका हूं, उन्होंने आगे मैसेज भी किया था आपके ग्रुप में, बट कोई हम्म, आंसर नहीं आया। कंप्यूटर पे भी कर चुका हूं, ये कहीं नहीं चला, सिर्फ आईफोन में चल रहा है। तो किसी फ्रेंड से आईफोन से लेके मैंने किया है, हम्म। हमारे एंड्रॉइड में नहीं चलता। अच्छा अच्छा। सर हम ऐसा करते हैं, वैसे मेरे फोन में मैंने अभी डाउनलोड करके देखा है, मेरे फोन में डाउनलोड हो रहा है ये। सेंड फाइल का ऑप्शन भी आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ। आप सेंड फाइल करेंगे ना मैम, वहां ऑप्शन आएगी सेंड फाइल सेंड लिंक। जैसे ही सेंड फाइल पे करेंगे तब भी लिंक ही जाता है। सेव फाइल ऑन डिवाइस करिए पहले आप इसको सर, सेव फाइल ऑन सेव, डिवाइस। हाँ जी वो करते हैं लेकिन सेव फाइल मिलती नहीं है उसमें, मतलब वो कोई, क्योंकि वो ऐप के अंदर ही डिवाइस होती है ना मैडम। ये जो सर ये फाइल, मिल हो जाती है, जो ये फाइल, जो ये क्या फाइल कहते सेव हैं? हो, एक्सक्यूज मी मैम, जो ये फाइल सेव होगी हाँ। वो ऐप के अंदर ही सेव होगी, ऐप के बाहर सेव नहीं होती है। और ऐप के अंदर मिल जाएगी वो हमें फाइल, लेकिन जब उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें कंप्यूटर से शेयर करनी पड़ेगी, वो शेयर नहीं हो पाएगी। अच्छा चलो ठीक है सर, हम आपको मतलब ना हमें अलग से ये जो हम उसको देख फीडबैक तो पा फॉर्म रहे है हैं, दे हम देते हैं। उसको देख हम उसको देख तो पा रहे हैं, हमें दिख रही है कि वो फाइल सेव है, खुल भी जाएगी। बट जब क्योंकि हमें कंप्यूटर पे इसको प्रिंट आउट निकालना है तो उसको शेव करना पड़ेगा, वो दिक्कत आएगी हमें। चलो सर, आपके पास ऐसी दिक्कत आ रही होगी, मैं तो इसको एक्सेस कर पा रही हूँ प्रिंट। नहीं मैं बाकी मैं एबीआरसी से भी बात कर चुका हूँ, उन्होंने भी आगे मैसेज किया था बट कोई आंसर नहीं आया। और 3-4 फोन पे हमने ट्राई किया और कंप्यूटर पे भी ट्राई किया, यही सेम दिक्कत आ रही है। सर ऐसा करते हैं, आप SCRT चैनल से कनेक्टेड है? चैनल जी मैम, हाँ बताया आपको SCRT का कनेक्टेड चैनल है? कनेक्टेड हूँ मैं, व्हाट्सएप चैनल से कनेक्टेड हूँ, हाँ जी। हाँ तो मैं ना इसका जो PDF है फीडबैक फॉर्म का, वो वहां पे डाल देती हूँ। ऑब्जर्वेशन आप शीट वहाँ मैम, ऑब्जर्वेशन शीट। हाँ ऑब्जर्वेशन शीट जो है हाँ जी हाँ जी। वो डाल देती, तीनों ही डाल देती हूँ मैं इसको, और ऑब्जर्वेशन शीट भी फीडबैक फॉर्म। हाँ, और एक मेरी और क्वेरी थी कि जो हाँ जी। ऑब्जर्वेशन शीट है ये हमने 2 टाइम भरनी होती है, एक टीचर्स ने और एक बच्चों ने। सर एक बार रिपीट करेंगे अपना प्रश्न? जो ऑब्जर्वेशन शीट है वो हमने हाँ हाँ 2 बार भरनी होती है, एक बार हमने जब खुद एक्टिविटी करी तब भरनी है, हाँ हाँ और जब बच्चों ने करी तब भरनी है। बिल्कुल सर, और तो, बच्चों का भरवाना तो ज्यादा आवश्यक है। तो हम मैं तो मैं ये हमने मैं ये पूछ ग्रेडिंग रहा ले हूँ, ली एक तरह से। नहीं मैम जैसे मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो क्या 40 भरवाऊँ वो फॉर्म?
सर उसमें देखो भरवाने तो यदि हम लैब में बात करें, आप मैथमेटिक बैकग्राउंड से हैं, लैब में बात करें तो सभी बच्चों की ऑब्जर्वेशन सीट सबकी अलग अलग ही भरी जाती है सब बच्चों की। आप ये कर सकते हैं कि ग्रुप बना सकते हैं 5-5 बच्चों का जो है, उनसे वो भरवा सकते हैं, फिर उनका इकट्ठा एक पीडीएफ बना करके वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ऑब्जर्वेशन मैम, तो हर बच्चे की डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है मैम, ओके मैम, हाँ जी, ओके मैम। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, अगला प्रश्न कौन पूछना चाह रहे हैं? लगता है किसी का कोई प्रश्न लग नहीं रहा है। मैं यहाँ पे किसी ने अपने हैंड रेज किए हुए नहीं है, तो हम अगले 2 मिनट तक और वेट करते हैं। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो फिर हम आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। चैट बॉक्स बहुत कुछ देखते हैं। ये कोई अर्चना मैम है जीएमएस भांडोर से, वो पूछना चाह रही हैं कि दीक्षा ऐप में लॉगिन करके सबमिशन के लिए सबसे पहले कहाँ जाएं? सबसे पहले मैम आप प्रोजेक्ट पर जाएं। सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। आप प्रोजेक्ट्स को खोलें, उसमें आपको सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मिलेगी जो अब तक स्टेम मंच से आप तक पहुंची हैं। उसमें स्टेम मंच 1 की भी है, 2 की भी है और 3 की भी है। 1 और 2 का टाइम जो है अभी एंड हो चुका है, वो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। जो स्टेम मंच 3 की 3 एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हम आज मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स की 3 एक्टिविटीज हैं। आप वहां से खोल करके और पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उसको सबमिट कर सकते हैं। मैम रीना देवी जी हैं, ये पूछ रहे हैं साइंस की ट्रेनिंग का लिंक दोबारा भेजें। ठीक है मैम, साइंस का हमने कल का जो है रिकॉर्ड किया हुआ है वो हम शेयर कर देंगे। आदर्श कुमार जी पूछ रहे हैं इज इट नॉट पॉसिबल एट ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग? सर ये तो लाइव है, इसमें तो ब्लॉक लेवल के हम पूरे स्टेट लेवल पे आपके लिए बैठे हैं, आपके प्रश्न लेने के लिए बैठे हैं। तो ये लाइव सेशन है और ये ब्लॉक लेवल पर अभी तो जो है नहीं कह सकते हम इसके रिगार्डिंग आपको कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम लाइव भी आपके साथ जुड़ सकते हैं अगले 3 महीने तक। ये जो है रुचि मैम के लिए एक प्रश्न है, डिफरेंट शेप्स 10 ग्राम से भी बन सकती हैं क्या? हाँ, वो उससे भी हम कर सकते हैं। एक है कीर्तपाल सिंह जी। मैम सारे प्रोजेक्ट में जो भी शीट्स हैं प्रिंट आउट वाली, क्या हमें ग्रुप में सारी पीडीएफ नहीं मिल सकती? ठीक है सर, हम भिजवा देंगे, भेज देंगे सारी पीडीएफ जो भी आपको चाहिए वो हम पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देंगे। यस, आदर्श जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करते हैं सर को। मैडम एक चीज बताइए, हमारे पास 125 स्टूडेंट है, 6 to 8, 6 to 8 125 स्टूडेंट। हाँ जी सर। तो 2 सब्जेक्ट साइंस और मैथ के इतने सारे प्रिंट आउट हमें स्कूल अवेलेबल करवा देगा क्या?
नहीं सर, पर देखो स्टूडेंट 7 सीट्स हो आपको गई। आपको प्रिंट आउट किसके लेने हैं, आप एक बार उस पे थोड़ा सा गौर करें। प्रिंट आउट के लिए हमने कहा है कि जैसे आपने जो है कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपने एक सिंगल पेज पे आपने निकाल लिया, आप वो आपकी अपनी हेल्प के लिए है। आप उसको नहीं निकालना चाहते, आप ऐप पर जो ही देख स्टूडेंट की सकते हैं। फिलअप करके भरनी है मैडम, वो वो स्टूडेंट का जो है, अब हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात डिस्कस की है, 5-5 बच्चों का आप ग्रुप बना सकते हैं और आप वहां से संख्या कम हो जाएगी आपके पेजेस की, और वहां से आप कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? बात बताओ। हाँ जी, एक प्रश्न है मैम, अगर एक स्कूल में 4 टीचर हैं तो सभी को कंपलसरी है क्या 2 एक्टिविटी शेयर करना? सर ये अगर हम इसके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें तो ये 6, 7, 8 3 क्लासेस के लिए ही हमने 3 एक्टिविटीज साइंस की और 3 एक्टिविटीज मैथ्स की डाली। मान लेते हैं एक टीचर 6th को पढ़ा रहे हैं, एक 7th को पढ़ा रहे हैं और 8th को, 3 अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो 6th वाले अपने 6th की एक्टिविटी कराएंगे, 7th वाले 7th की एक्टिविटी करवाएंगे और 8th वाले 8th की एक्टिविटी। यदि एक ही टीचर तीनों क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो फिर उनको तीनों ही एक्टिविटी करवानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास वाइज एक्टिविटीज हैं ये। टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उनको, वो उनकी मदद करेंगे करने। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अब हमें लग नहीं रहा है कि जो है आप में से किसी का कोई प्रश्न है। इसका जो है रिकॉर्डेड सेशन भी हम आप सबके साथ में शेयर करने वाले हैं, और हम ऐसा मानकर चल रहे हैं आप पर एक तरह से हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सभी जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर करवाई गई हैं, कल हमने साइंस की एक्टिविटीज आप सबके साथ में शेयर की थी, आज हमने मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज आप सभी के साथ में शेयर की हैं, और रुचि जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से सारी एक्टिविटीज को कैसे आपको बनाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी जो है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, कैसे आप बनाएंगे, क्या मेजरमेंट्स लेंगे, वो सारी चीजें आप सबके साथ में शेयर की हैं, ताकि आपको एक्टिविटी बनाने में मदद मिले और आप आसानी से एक्टिविटी को खुद भी कर सकें और बच्चों को से भी करवा सकें। तो केवल सबमिशन का ही टारगेट हमारा नहीं है, यहाँ पर हमारा टारगेट है कि जो भी समय हम और आप एक साथ बैठकर लगा रहे हैं वो केवल और केवल बच्चों के लिए लगा रहे हैं, कि सारी एक्टिविटीज बच्चे करें और उनकी लर्निंग जो है और भी बेहतर हो सके और वो चीजों को ज्यादा इंटरेस्ट से सीख सके, और उसकी जो बेसिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, उसको और भी बेहतर तरीके से समझ सके। इसलिए कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हम हर महीने आप सबके साथ में शेयर करते हैं और हम सब जुड़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है सभी एक्टिविटीज को खुद भी करेंगे, अपने स्कूल में अपने बच्चों से भी करवाएंगे, और जो भी एविडेंसेस हैं उसको दीक्षा ऐप पर जाकर के और आप सबमिट करेंगे। जो भी हमारे पास आपने पीडीएफ की डिमांड की है वो हम आपके साथ में चैनल पर भी शेयर कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर देंगे जहां से आपको ये लिंक मिला है। सो जो है अब मैं रुचि जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थिंक टैक पूरी टीम का, और हमारे ईटीविंग हेड श्री मनोज कौशिक जी का धन्यवाद करती हूँ। वो हम सबकी मोटिवेशन है, उन्हीं के मोटिवेशन से हम इस प्रोग्राम को आगे चला रहे हैं, और हमारे जो है सीआरटी के ज्वाइंट डायरेक्टर श्री बजाज सुनील बजाज जी हैं, उनके मोटिवेशन से हम इस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले महीने जो है नई एक्टिविटीज 3 मैथमेटिक्स की और 3 साइंस की लेकर हम आप सबके बीच में फिर से आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।